दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। अमृतकाल का पहला आम चुनाव अब लगभग 4 महीने दूर है और इस अमृतकाल के अमृत को पीने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अमृतकाल का अमृत कौन पिएगा? स्वाभाविक है कि इस पर पहली दावेदारी भारतीय जनता पार्टी, जिसने मौजूदा दौर को अमृतकाल घोषित किया है, वो भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश करते हुए दिख रही है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी और इस अमृतकाल का अमृत पीने की जो कवायद है, चुनावी अमृत पीने की जो कोशिश है, इस चुनावी अमृत को यदि मौजूदा दौर की सियासत के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। और जिस प्रकार से 2014 और 19 जीता गया, यह बात भी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब 14 और 19 की तरह चुनाव नहीं जीता जा सकता। राम मंदिर के मुद्दे की एक सीमा है, उस मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है, कौन सा सीक्रेट प्लान है, जिस प्लान के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की सियासत को 2024 के लोकसभा चुनाव में नए सिरे से मथने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल वो सीक्रेट प्लान, उस सीक्रेट प्लान के पीछे की वजह और परत दर परत खुल रहा वो सीक्रेट प्लान मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोगों को भी बेचैन कर रहा है। दो स्तरों पर दो बड़े सीक्रेट प्लान है जिसके सहारे की सियासत को मथने की कवायद चल रही है। जी हां, दो बड़े सीक्रेट प्लान, और उन दो सीक्रेट प्लान को मौजूदा परिस्थितियों में देखने की कोशिश करें, उसको चुनावी आवरण से देखने की कोशिश करें, तो ये दोनों प्लान सियासत को किस कदर प्रभावित करेंगे, इसकी चर्चा के पहले सबसे पहले इस प्लान की चर्चा ही कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों प्लान क्या है। प्लान नंबर एक, पिजड़ा बंद तोतों से विपक्षी दलों को आचार संहिता लगने के बाद भी परेशान करने की कवायद। जी हां, अब तक की सियासत में एक रवायत रही है, भारत की राजनीति में एक पुरानी रवायत रही है कि जो भी केस मुकदमे भ्रष्टाचार के जांच, कथित भ्रष्टाचार की जांच या वास्तविक भ्रष्टाचार की जांच, ये सारी चीजें तभी तक चरम पर होती थी। जांच एजेंसियों को भी एक अघोषित सा नियम, अघोषित सा नैतिक कर्तव्य पता होता था कि जब चुनाव चल रहे हो तो चुनाव के दरमियान किसी नेता को छेड़ने की कवायद नहीं होनी चाहिए, चुनाव के दरमियान कोई केस खोलने की कवायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये कवायद और ये रवायत दोनों बदलती जा रही है और नरेंद्र मोदी के दौर में, इस अमृतकाल के दौर में, चुनाव तंत्र ही लोकतंत्र है, चुनाव जीतना ही एकमात्र मकसद है और चुनाव से कन्नी काटने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला फेंकना ही जब एकमात्र राष्ट्रीय कर्तव्य मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए लोगों का रह गया है, तो फिर एवरीथिंग इज राइट ऑन लव एंड वार, यानी युद्ध और प्यार में सब जायज है, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए मौजूदा सत्ता और व्यवस्था लग रही है। तो प्लान नंबर एक वही है जो आपने छत्तीसगढ़ में देखा। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद जिस महादेव बेटिंग ऐप के मामले को लेकर के वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करने की कवायद की गई, वो भारत की राजनीति में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनावी समर में उतरने के बाद ये अपनी तरह का नया मामला था। जिस व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगाया गया वो व्यक्ति पलट गया, उसने कोर्ट के सामने कुछ और बयान दिया कि आरोप लगाने वाले को नहीं जानता, लेकिन जितना चुनावी फायदा उससे लेना था भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में बखूबी उठाया। आज तक ऐसा होता नहीं था कि चुनाव के दरमियान, और वो भी ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस वार्ता करे, ईडी प्रेस को कोई चीज बताए और आचार संहिता लगने के बाद किसी नेता के ऊपर, किसी नेता के कथित संबंधों को लेकर सच या झूठ जो भी हो उसे फैलाने की कोशिश करें। लेकिन ये सब हुआ है और आज आप जब लोकसभा चुनाव करीब है तो इस पूरी कवायद को कई स्तरों पर देखेंगे। ये सीक्रेट प्लान मौजूदा दौर में जब एक सक्सेस प्लान में छत्तीसगढ़ में बदला है। राजस्थान के चुनाव में आपने देखा
कि किस प्रकार से आचार संहिता लगने के बाद ईडी ने अपनी गतिविधियां शुरू की, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, राजस्थान में भी। और यह भी देखा कि राजस्थान की पुलिस ने ईडी के लोगों को पैसे लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया। ये सारी चीजें हुई। लेकिन आज की सियासत में नैतिकता की बातें भूल जाइए। आज की सियासत में बदनाम करना, चुनाव में फायदा लेना, हो सके तो चुनाव के बीच में ही उठाकर जेल भेज देना, ये सारी कवायद मौजूदा दौर में की जा रही है। और इस सीक्रेट प्लान जिसमें ईडी भी एक मोहरा होगी, सीबीआई भी एक मोहरा हो सकती है, इनकम टैक्स भी एक मोहरा हो सकता है, डीआरआई भी एक मोहरा हो सकता है। तो इस परिस्थितियों में ये एक सीक्रेट प्लान जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मौजूदा दौर की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, लिहाजा उसी की सरकार कहना उचित होगा। और ये नई रवायत और नई कवायद के साथ इसको अंजाम देते हुए दिखेगी। कितने नेताओं के ऊपर ईडी के केसेज हैं? बड़े नेताओं की बात करें या बड़े राजनीतिक परिवारों की बात करें, विपक्ष के लोगों की बात करें, क्योंकि सत्ताधारी दल के खिलाफ तो ईडी जाती नहीं है। और जो नेता विपक्ष में है, ईडी का नोटिस मिलता है, और सत्ताधारी दल में जब आता है तो ईडी का नोटिस जो उसे मिला होता है, ईडी उस नोटिस को ही भूल जाती है, चार्ज क्या है उसे ही भूल जाती है, और छगन भुजबल की तरह मामला रफा दफा हो जाता है। यही ईडी की कार्यप्रणाली है। कन्विक्शन रेट भले ही 0.4% हो, खासकर राजनीतिक मुकदमों के मामले में, लेकिन छापे, गिरफ्तारी, ये सब चीजें चलती रहती है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को देखिए, आज ही दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ी है, संजय सिंह की जमानत खारिज हुई है। तो ये सारे मामले ईडी करती रहती है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बिल्कुल चुनाव के दरमियान बदनाम करने की कवायद हुई, वो कवायद आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों के नेताओं के खिलाफ भी होगी। आपको यह भी देखने को मिल सकता है, आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तथा कुछ और लोग और कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के लोग जो भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की कवायद करेंगे, मसलन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यदि दोनों एक साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए तो उनके यहां भी ईडी दस्तक दे सकती है। नीतीश कुमार के यहां दस्तक नहीं दे सकती, क्योंकि ईडी को कुछ मिलना नहीं है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। जयंत चौधरी के यहां दस्तक नहीं दे सकती, क्योंकि जयंत चौधरी बस एक बार सांसद रहे हैं, कभी वो मंत्री पद पर या किसी और पद पर रहे नहीं है, तो उनके खिलाफ मामला बनने का कोई स्कोप नजर नहीं आता। लेकिन जिनके खिलाफ स्कोप नजर आता है, खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ, वहां ईडी आचार संहिता लगने के बाद भी नैरेटिव चेंज करने के लिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलने के लिए ये तमाम कवायद करती हुई दिखाई दे सकती है। एक छोटा सा उदाहरण, इंडिया गठबंधन की अभी जो 2 दिनों पहले बैठक हुई है और उस बैठक से जो बातें निकलकर सामने आई है, उससे इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ईडी का डर, जांच एजेंसियों से अपने घर के लोगों को बचाने की कवायद, भले ही मामला झूठा ही क्यों ना हो, हम किसी को झूठ और सच का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता हम कथित आरोप ही मानेंगे उसे। आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा जाता है कि रामगोपाल यादव ने यह सवाल पूछा कि कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी से बातें क्यों कर रहे हैं। कायदे से तो सवाल यह होना चाहिए था कि कांग्रेस के लोगों से रामगोपाल यादव कहते, सपा नेता रामगोपाल यादव ये कहते कि मायावती को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में लाने की कवायद क्यों नहीं की जा रही है। यह बात कायदे की बात हो सकती थी, लेकिन बातें उल्टी हुई। यदि हुई तो जो बातें सामने आई, तो इसके पीछे कारण क्या है? यादव सिंह का मामला सबको याद होगा, और यादव सिंह के मामले में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ भी कुछ मामले बताए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से डर यह है कि अगर समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर के बसपा और कांग्रेस, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी सबके साथ अलायंस बनाकर मजबूती से लड़ने सामने आ गई, तो जो अग्निवीर का मुद्दा है, जो किसान आंदोलन का मुद्दा है, जो महिला पहलवानों का मुद्दा है, जो साक्षी मलिक को संन्यास दिलाने पर मजबूर कर देता है,
और जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, जाति जनगणना से लेकर आरक्षण तक, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़े सामाजिक समीकरण के बनने की स्थिति में बेहद भारी पड़ सकते हैं। तो रामगोपाल यादव के जो बयान सामने आए अंदर से, इंडिया गठबंधन के अंदर से, उस बयान को इस आईने में आप देख सकते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी साथ ना आए, इसकी कवायद में कुछ लोग क्यों लगे हैं। तो जांच एजेंसियों का डर और जांच एजेंसियों के द्वारा बिल्कुल चुनाव में तंग किए जाने की रवायत, जो एक बिल्कुल नई रवायत छत्तीसगढ़ से शुरू हुई है, यह सीक्रेट प्लान नंबर 1 है। आप देखेंगे इसे चुनाव के दरमियान। अब आते हैं सीक्रेट प्लान नंबर 2। सीक्रेट प्लान नंबर 2 क्या है? प्लान नंबर 2 का एक हिस्सा और या एक कवायद यह है कि इंडिया गठबंधन को बिखेर दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए। और कैसे तोड़ा जाए? स्वाभाविक है, जांच एजेंसियां उसमें एक मोहरा बनेंगी कि साथ लड़ ही ना पाए। और दूसरी कवायद है कि यदि ये साथ में लड़ते हैं तो चिराग मॉडल, जिसे बिहार में कहा जाता है, जिसपे जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर एलजेपी के यानी चिराग पासवान की पार्टी के अधिकांश कैंडिडेट ये कहते हुए खड़े हो गए कि मोदी जी के हनुमान के तौर पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जनता दल यूनाइटेड की, जो तब भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल था, उसी की सीटें भारतीय जनता पार्टी कम कराने में लग गई। तो ये प्लान विपक्ष के लिए भी हो सकता है। हैदराबाद की एक पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। कई लोग मानते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। बिहार में भी कई सीटों पर नतीजा बदल गया पिछले चुनाव में, क्योंकि उस पार्टी ने इतने सारे वोट काट लिए जिससे बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी को केस मुकदमों का डर दिखाकर, पुराने मामलों को खोलने की कवायद का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में बीएसपी को, मायावती को जाने से रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। और इसी वजह से मायावती उस दिन का इंतजार कर रही है, जैसा बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगे तब उस गठबंधन का हिस्सा बना जाए। पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीट बसपा को केवल 1 मिली थी, ध्यान रखिए। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी पूरे यूपी में, लेकिन 2 सीटों पर जीतने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसे 2.5% से भी कम वोट मिले। 1 सीटें जीतने के बावजूद बसपा के पास 12.5% वोट थे। भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि पिछली बार की बात अलग थी, 2019 की, जब सपा बसपा आरएलडी चुनाव लड़े थे। इस बार यदि सपा बसपा आरएलडी चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल होता है, कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल होती है, तो नतीजा अलग हो सकता है। क्योंकि इस बार मुद्दे बहुत गहराई तक धंसे हुए हैं लोगों के दिलो दिमाग में, और मुद्दों के साथ जब सोशल इंजीनियरिंग भी जुड़ जाती है तो चुनावी नतीजे किस प्रकार से आते हैं वो कई चुनावों में देखा जा चुका है। तो एक कवायद यह है कि एक के खिलाफ एक, यानी जो रणनीति बन रही है, ध्यान रहे 3 राज्यों को छोड़कर, केरल फॉर्मूला भी एक है, जिस केरल फॉर्मूले में कहा जा रहा है कि वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का दोनों का गठबंधन आमने सामने लड़ेगा, क्योंकि वहां बीजेपी को अपोजिशन का स्पेस नहीं देना है। तो केरल में तो 20 की 20 सीटों पर दोनों में ही मुकाबला होगा, यानी इंडिया गठबंधन में ही। बंगाल में यही कवायद चल रही है कि अंदर खाने कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जहां टीएमसी जीतने वाली है वहां टीएमसी को मदद करने वाला कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के दूसरे अलायंस के से सामने आ जाए, और जहां सीपीएम कांग्रेस का कंबाइन जीतने वाला हो, वो गठबंधन जीतने वाला हो, वहां टीएमसी बीजेपी के वोट काटने वाले कैंडिडेट दे दे। वैसे बीजेपी के पास बताया जा रहा है कि बंगाल में अब कोई वोट बैंक बचा नहीं है। तो केरल फॉर्मूला कि इंडिया गठबंधन ही आमने सामने लड़े, दोनों तरफ से मुकाबला इंडिया गठबंधन में ही हो, वो फॉर्मूला बंगाल और पंजाब में आजमाया जाएगा। पूरी संभावना है कि केरल फॉर्मूला इन 2 राज्यों में, लेकिन इन 3 राज्यों की 75 लोकसभा सीटें, केरल की 20, पंजाब की 13 और बंगाल की 42, इन 3 राज्यों की 75 लोकसभा सीटों को यदि छोड़ दे तो मौजूदा दौर में इस देश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है केरल को छोड़ करके वो 568 होती है, 468 होती है। 468 लोकसभा सीटें, तकरीबन 450 पौने 500 लोकसभा सीटें, वहां पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट हो। यह कवायद जो चल रही है, इस एक कैंडिडेट को लाने की कवायद में उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं।
उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा हो जाए, महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन का क्षेत्रीय स्वरूप है महाराष्ट्र में, क्योंकि उनके पास भी 4-5% वोट हैं। एक आध दो सीटें या हो सकता है एक ही सीट वो विधानसभा में उनको एकोमोडेट किया जाए, ताकि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी यदि उसका हिस्सा बन जाए तो नितिन गडकरी के अलावा बाकी 47 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने की भी सोच ना पाए। यह महाराष्ट्र में रणनीति बनती हुई दिख रही है। यानी हर तरह से इंडिया गठबंधन कवायद में लगा है कि छोटे छोटे वोट बैंक, जैसे भारतीय जनता पार्टी किया करती थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने एक दौर में क्या किया था, संजय निषाद की पार्टी कि मल्लाहों के, निषाद समाज के वोट जोड़े जाए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ताकि राजभर समाज के वोट जोड़े जाए। इस तरह से छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक चुनावी गुलदस्ता बनाया था, सोशल इंजीनियरिंग की थी। महाराष्ट्र में सोशल इंजीनियरिंग लोकसभा चुनाव में कैसे हुई जरा ये देखिए। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गठबंधन का चुनाव लड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर इस गठबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा हुआ। एक सीट तो एमआईएम जीत भी गई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? गैर भाजपा दलों का हुआ, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन का हुआ। और अब इस गठबंधन में वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी है। वोट उद्धव ठाकरे गुट के पास ही है, सत्ता भले ही शिंदे गुट के पास हो। और कब तक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कब एंटी डिफेक्शन पे फैसला होगा कोई नहीं जानता। 10 तारीख तक की मियाद है, देखते हैं क्या होता है। ठीक इसी तरह से कवायद उत्तर प्रदेश में है कि एक के खिलाफ एक कैंडिडेट। मायावती यदि साथ आती हैं तो बिहार में भी उनकी पार्टी का 3-4% वोट बताया जाता है कि मायावती के चेहरे का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के पोस्टरों में होता है, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चुनावी डेंट लग सकता है। एक के खिलाफ एक कैंडिडेट की सूरत बनेगी, और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट की जब सूरत बनेगी तो आज की तारीख में अल्पसंख्यक तबका इतना समझदार है कि हैदराबाद शहर के बाहर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यदि जहां कहीं भी चुनाव लड़ने की कोशिश करती है उसके साथ वो जुड़ेगा नहीं। आज की तारीख में वो इतना समझदार हो चुका है, खासकर तेलंगाना के चुनाव को देखने के बाद कि अपने गृह प्रदेश में केवल 8 या 9 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उससे ज्यादा वो लड़ी नहीं। तो अल्पसंख्यकों को पता चल चुका है कि वोट बंटने का नतीजा क्या होता है। तो एक कवायद जो सीक्रेट प्लान नंबर 2 है, वो सीक्रेट प्लान नंबर 2 यही है कि बंगाल, केरल और महाराष्ट्र, बंगाल, केरल और पंजाब के बाहर जो तकरीबन 450 सीटों पर एक के खिलाफ एक, 1 अगेंस्ट 1 का जो फॉर्मूला इंडिया गठबंधन के अंदर खाने चल रहा है कि एक ही कैंडिडेट उतरे, जितने सारे दल, जिसके पास भी एक छोटा वोट बैंक भी हो, उसे इकट्ठा कर लिया जाए। उस कवायद में कितनी मदद मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो कवायद करेगी कि एक के खिलाफ एक ना हो पाए, कोई ना कोई मजबूत पार्टी हर जगह चुनाव लड़े। जैसे राजस्थान के चुनाव को देखिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी कुछ छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ी, कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय दल और समाजवादी पार्टी भी कमलनाथ की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण अलग चुनाव लड़ने पर मजबूर हुए, कई सीटों पर नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ में भी एक कोशिश हुई कि कुछ क्षेत्रीय दल चुनाव लड़े, लेकिन इन कोशिशों से भाजपा विरोधी दलों के वोटों का, बेस वोटों का बंटवारा दिखाई दिया। इस बंटवारे को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन जो कवायद कर रहा है, इस कवायद के बीच ईडी तो है ही, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, डीआरआई भी है, तमाम तरह की एजेंसियां मौजूद है। और इन एजेंसियों के माध्यम से हर इलाके में छोटे छोटे आधार रखने वाले दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बन जाए, इस कवायद को अंजाम देने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। बेचैनी उधर भी है, एनडीए खेमे में बेचैनी इधर भी है, यानी इंडिया गठबंधन के खेमे में। और इस बेचैनी के बीच एक लार्जर कोalition, एक व्यापक गठबंधन की जो संभावना है, उस संभावना को मूर्त रूप देने के लिए यदि नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हुए हैं, राहुल गांधी और खड़गे लोगों से लगातार नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी लगी हुई है,
हेमंत सोरेन लगे हुए हैं, लगातार ईडी की नोटिस को टिश्यू पेपर की तरफ फाड़ के फेंक रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी भी रामगोपाल यादव के बयान को एक किनारे रखकर देखें तो फिलहाल लगी हुई प्रतीत होती है। बहुजन समाज पार्टी का रुख भी आचार संहिता लगने के साथ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस दौर में, और शरद पवार तो लगे ही हुए हैं, उद्धव ठाकरे भी लगे हुए हैं। प्रकाश आंबेडकर को साथ जोड़ने की आधी कवायद पूरी की जा चुकी है। तो मौजूदा दौर में जो सीक्रेट प्लान है, ये दोनों सीक्रेट प्लान इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार से बेचैन किए हुए हैं, इस प्लान के एग्जीक्यूशन को लेकर, इसकी सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सशंकित है कि अब प्लान बी बहुत ज्यादा कारगर संभवतः ना रहे। लेकिन चुनाव है, परिस्थितियां हैं, उम्मीद है, और उम्मीदों का दामन भला छोड़ता कौन है। जब तक चुनाव ना हो जाए, जब तक चुनाव के लिए नाम वापसी की कैंडिडेट कौन मैदान में डटा हुआ है, किसने नाम वापस, जब तक वो तय ना हो जाए, तब तक कैसे माना जाए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो सीक्रेट प्लान है, प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2, जिसे सीक्रेट प्लान माना जा रहा है, क्या ये दोनों प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे? और कैसे माना जाए कि इंडिया गठबंधन इन दोनों सीक्रेट प्लान के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी लिख देगा, अपनी सफलता की कहानी को दर्ज करा देगा? मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इंतजार किया जाना बेहतर है कि आखिर चुनाव तक कितनी परिपक्वता इंडिया गठबंधन दिखाता है, और कितनी परिपक्वता और कितना धैर्य और कितना अनैतिक तरीके से सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल में भारतीय जनता पार्टी अब कितनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करती है। देखते हैं, जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा, और जो भी होगा या तो गिरावट की नई कहानी लिखेगा या गिरावट से उबरने की एक नई कवायद की शुरुआत करता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।